दाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैंगन की फसल से लाखों की आय ले रहे एक सफल किसान की कहानी। देर से बोई गई मसूर की फसल में कैसे करें कीट और रोगों का नियंत्रण। बरसीम की खेती को एक किसान ने बनाया अच्छी आय का जरिया। बैंगन की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान करते हैं और इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में विकसित इसकी ग्राफ्टेड किस्मों की खेती करके कुछ प्रगतिशील किसान कई गुना अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इन्हीं किसान में से एक है छत्तीसगढ़ राज्य जिला रायपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार खोड़ियार, जो कि ग्राफ्टेड बैंगन की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। ये चूंकि ग्राफ्टेड वीएनआर का 212 वैरायटी है, जिसमें जंगली भाटे के ऊपर में कलम विधि से ग्राफ्ट करके इसको हाइब्रिड वैरायटी को ग्राफ्ट किया गया है। और इससे क्या होता है कि जिससे हम हाइब्रिड में प्रोडक्शन 30 से 40 टन तक ले सकते हैं और इसके अंदर में अपन 100 टन तक प्रोडक्शन ले सकते हैं आसानी से। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि इस ग्राफ्टेड बैंगन की खेती करने में इनका प्रति एकड़ लागत खर्च कितना हुआ है तथा उपज कितनी मिली है और उन्हें शुद्ध लाभ क्या मिला है। जानते हैं इस बारे में उन्हीं से। फसल हमारी लंबी चलती है और 100 टन का इसमें प्रोडक्शन है। चूँकि ये वैरायटी ग्राफ्टेड विधि से तैयार की हुई है, ये जो हमारा भाटा है ये लगभग अभी तक 68 टन का इसमें प्रोडक्शन मैं ले चुका हूँ प्रति एकड़ के हिसाब से। और आने वाले समय में उम्मीद है कि 100 टन या 100 के ऊपर जाएगा ये भाटा। लगभग ये अभी 60% तो मान के चलो कि इसमें तोड़ाई हो चुकी है और 40% अभी और बची है तोड़ाई करने की। तो आज की तारीख में जैसे हमारा 8-9 रुपए भाटा इसमें बाजार में जा रहा है, इस हिसाब से हमारा अभी तक 68 टन इसमें हम माल तोड़ चुके हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में लगभग 40 टन हम इसमें से और आसानी से माल तोड़ लेंगे। इस किसान ने अभी तक 68 टन उत्पादन प्राप्त किया है तथा 40 टन उत्पादन मिलने की और संभावना है। इस तरह ग्राफ्टेड बैंगन की फसल से इन्हें कुल उत्पादन 100 टन प्रति एकड़ तक मिल जाएगा। अब यदि इन्होंने बैंगन की उपज को 7,000 रुपए प्रति टन के औसत बाजार भाव से बेचा भी, तो भी इन्हें 100 टन उत्पादन से 7 लाख की आय प्राप्त होगी। अब यदि इनकी कुल आय में से कुल लागत खर्च 1,14,000 को घटा दिया जाए, तो भी इन्हें 5,86,000 का शुद्ध मुनाफा प्रति एकड़ क्षेत्र से प्राप्त होगा। किसान भाइयों, इन्होंने इतनी अच्छी उपज लेने के लिए ग्राफ्टेड बैंगन की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे की, बेड का निर्माण किस तरह से किया एवं मल्च बिछाने से पहले कौन कौन से खाद व उर्वरकों को डाला तथा पौधों की रोपाई किस तरह से की थी, आइए जानते हैं उन्हीं से। कि इसके अंदर में कैसे तैयारी करें, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि खेत की अच्छी जुताई कर लें सबसे पहले। और जुताई करने के बाद में इसमें अपन देख लें कि अपना बड़ा ढेला तो नहीं है मट्टी का,
यदि मट्टी का बड़ा ढेला है तो उसको रोटावेटर के माध्यम से बारीक गुड़ाई कर लें उसकी। उसके बाद में इसमें अपन 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से पचा हुआ गोबर खाद ले लें। उसके बाद में जब हम इसमें बेड बनाएंगे या मादा बनाएंगे, वो रेजर के माध्यम से मोटी और अच्छी मोटी मेड़ बननी चाहिए। और उसके बाद में हम जब इसमें रासायनिक खाद जो 50 किलो DAP, 15 किलो पोटास और 5 किलो न्यूट्रोविन एस, इस प्रकार से तीनों खाद को हम मिला करके इसके बेड के ऊपर में देंगे कूड़ बना करके, और उस कूड़ को पाट देंगे। उसके बाद में हम इसमें ड्रिप पाइपलाइन लगाएंगे। ड्रिप पाइपलाइन लगाने के बाद में हम इसमें मल्चिंग लगाएंगे। प्लास्टिक झिल्ली जो रहती है, यदि सिल्वर ब्लैक मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, और नहीं मिलती तो वाइट ब्लैक भी चलेगी। इसमें वाइट ब्लैक थोड़ी सी अच्छी होती है, सिल्वर ब्लैक थोड़ा सस्ता पड़ता है और अच्छा भी रहता है। तो हमें एक क्रॉप निकाल के उसको फेंकना रहता है तो हम आसानी से उसको फेंक सकते हैं। और उसके बाद जब इसमें पौधे की रोपाई करना है, इसके पहले हमें ये देखना है कि जो क्यारी से क्यारी की दूरी है वो हमारी 5.5 फीट की करीबन रहे। और इसमें जो हम पौधा से पौधे की दूरी जो लगाएंगे वो 3 फीट की दूरी रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी। उसके बाद में हम यदि इसमें लगा रहे हैं तो नीचे में हमें ये देखना है कि जो जंगली हिस्सा है भाटे का, वो हिस्सा ही खाली उसमें मट्टी में टच में रहे। ऊपर का हाइब्रिड हिस्सा वो मट्टी में टच नहीं होना चाहिए। ग्राफ्टेड बैंगन की पौध रोपाई के बाद ये फसल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं कि इतनी अधिक उपज मिली, आइए जानते हैं। रोपाई के बाद में है, इसमें ये देखना रहता है विशेष तौर पे कि नीचे का हिस्से में जो जंगली मतलब सूट निकल रही है, उस सूट की समय समय पे तोड़ाई करते रहना चाहिए। और इसमें कोड़े वगैरह का काम तो रहता नहीं है। मल्चिंग में खेती की गई है, मल्च बिछा करके इसमें खेती करी गई है। तो इसमें झाड़ के पास में जो छोटा सा गोल छेद बना करके हम सॉकेट से झाड़ लगाते हैं, जहाँ पे उसी जगह पे खरपतवार उगती है और उसी जगह पे ही उसमें खरपतवार की निंदाई करनी रहती है। तो उसमें निंदाई का खर्च बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मल्चिंग आज की तारीख में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो टपक पद्धति से हम पानी डालते हैं, उस पानी को भी बचाने का काम करता है। वाष्पीकृत नहीं होगा तो पानी अंदर में बचा रहेगा। और इसमें जो लीचिंग का प्रॉब्लम जो बोलते हैं, खाद जो हमारा ज्यादा लीच हो जाता है, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा इसमें। इसमें क्या होता है कि चूंकि इसमें प्रोडक्शन बहुत अधिक है, इसलिए इसको सहारा देना पड़ता है। और सहारा यदि हम नहीं देंगे तो इसमें जो डालियां हैं वो झुक करके जमीन में आ जाएगी और मट्टी लग जाएगी उसमें। तो मट्टी से ना लगे इसलिए हमें इसमें बांस तार लगाना चाहिए। यदि हम डबल बांस लाइन इसमें डाल दें और तार के माध्यम से इसको बीच में बांध दें और आड़ा भी तार से बांध दें, तो हमारा जो भाटे के झाड़ हैं उसकी जो डालियां वगैरह हैं वो तार पर रहेगी और उसको सुतली के माध्यम से हम आसानी से बांध करके भी ऊपर उठा सकते हैं प्रत्येक डाली को। इसमें जूट सुतली का इस्तेमाल करते हैं। उसके उपरांत जब हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा होना चालू करे तो इसमें हर रोज मतलब इसमें 2 किलो 19-19 के रेशो पे हम इसमें खाद डालेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में जब हमारा फल फूल आना चालू हो जाए उस टाइम पे हमें 4 किलो खाद 19-19 का जो हमारा रेशो है, उस रेशो पे 4 किलो खाद प्रतिदिन के हिसाब से हमें देना चाहिए। उसके बाद में जब इसमें फल फूल लगना चालू हो जाए उस टाइम पे हमें 6 किलो के रेशो पे इसमें खाद प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। तो इसके अंदर में शुरुआत में जो हमें 10 मिनट पहले सादा पानी चला लेना चाहिए। उसके बाद में हमें जो फर्टिलाइजर डालना हमारा 2 किलो का रेशो हो, चाहे 4 किलो का रेशो हो, चाहे 6 किलो का रेशो है, उस खाद को चलाना है। उसके बाद में वापस 10 मिनट इसमें सादा पानी चलाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो खाद जो ड्रिप पाइपलाइन में रुका हुआ है वो पूरा साफ हो जाएगा और ड्रिप पाइपलाइन में सादा पानी जब आसानी से पूरा फ्लो कर जाएगा तो दूसरे टाइम हमें कुछ दवाई या खाद चलाना है तो हम आसानी से उसको चला सकते हैं। और उसके बाद में हम जैसे ठंड में की बात कर रहे हैं तो ठंड में आधा घंटा सफिशिएंट रहता है पानी। और जैसे जैसे गर्मी का दिन बढ़ते जाए या टेम्परेचर बढ़ते जाए तो उस टाइम पे हमें 2 घंटे तक जाना पड़ता है पानी में। ग्राफ्टेड बैंगन की फसल से अधिक उपज लेने के लिए फसल का कीट व रोगों से बचाव भी जरूरी है। तो जानते हैं इन्हीं से कि इनकी फसल में कौन कौन से कीट व रोगों का प्रकोप हुआ था एवं उनका नियंत्रण कैसे किया गया। पाउडरी हो गया, डाउनी हो गया, इस प्रकार की बीमारियां लगती हैं। फंगिसाइड वगैरह जिसमें जैसे है तो वो कभी M45 ले लिए, कभी नेटियोल ले लिए, कभी कवच ले लिए, कभी ब्लाइटॉक्स ले लिए। इस प्रकार से उस फंगिसाइड में ग्रुप का भी चेंज करते रहना चाहिए। एक ही फंगिसाइड को भी बार बार इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर पे जब हम किसी कीड़े के बारे में कहना चाहें, जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया तो उसके लिए हम उलाला या जयहो इस प्रकार की दवाइयां आ गई हैं बाजार में आजकल, उस दवाइयों को उपयोग कर सकते हैं। थ्रिप्स के लिए स्प्रिंटर स्पिनोसाइड में हम जा सकते हैं। उसके बाद जैसे माइट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा तो माइट्स में ये है जैसे पैरामाइट हो
गया, मैडन हो गया, इस प्रकार की दवाई आ गई, ओपेरान हो गया, एबियम हो गया, इस प्रकार की दवाइयाँ सब आ गई हैं। उसको डोज के अनुसार से ही उसको समय समय पर उसको ही परिवर्तन करके उसको लेना चाहिए दवाइयों को। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मसूर की बुआई देर से की थी, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। अतः हमारे किसान भाई कीट और रोगों से फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएंगे, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर अशोक सिंह से। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं जो मसूर की फसल में एक बीमारी खास तौर से देखने में आती है और जो कि आप लोग भी जानते हैं, जो कि उकटा रोग से संबंधित है। मसूर की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है उकठा रोग। ये फफूंदी जनित रोग है। इस रोग का अत्यधिक प्रकोप होने पर पूरा पौधा सूख जाता है, जिससे फसल से मिलने वाले कुल उत्पादन में काफी गिरावट देखने में आती है। तो क्या है इस रोग की पहचान और कैसे करें इस रोग का प्रबंधन, आइए जानते हैं। इसकी पहचान ये है कि किसान भाइयों जब भी देखें कि हमारी जो फसल खड़ी फसल में लगभग इस समय जो खड़ी फसल है हमारी 70-80 दिन के आसपास खड़ी फसल है, और इसके जो लक्षण हैं उकटा रोग के, नीचे से पत्तियां पीलापन लेते हुए ऊपर से फिर सूखना शुरू कर देती हैं और पूरा पौधा ऐसा लगता है कि जैसे कि मुरझा गया है और पूरी तरीके से सूख जाता है। तो किसान भाइयों इस तरीके के अगर कहीं लक्षण दिखते हैं तो किसान भाइयों समझना चाहिए कि हमारी मसूर की फसल में उकटा रोग का प्रकोप हो गया है। इसके लिए किसान भाइयों क्या करें? सबसे पहला काम ये करें कि जो रोग ग्रसित पौधा है उसको किसान भाइयों को चाहिए कि जड़ से उखाड़ करके उसको फेंक दें, और दूसरा रोग रोधी प्रजातियों को बोना चाहिए। खास तौर से जो IPL 406 प्रजाति है इसकी बुआई करें। इसमें ये उकटा रोग काफ़ी कम आता है, या रोग रोधी प्रजाति है तो रोग रोधी प्रजाति को बोएं। इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि एक जो स्प्रे है मैंकोजेब का एक स्प्रे कर दें, जिससे कि जो है वो रोकथाम हो जाए। इसके बाद जो दूसरी बीमारी खास तौर से इसमें देखने में आती है अमूमन कभी कभी, जैसा कि जो मौसम है इस समय, एक बीमारी इसमें आती है कि जिसको बुकनी रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो के ऊपर पाउडर सा, एक सफ़ेद पाउडर सा दिखाई देता है, और जो कि पौधे को धीरे धीरे करके क्लोरोफिल का निर्माण रोक देता है। पौधे को जो भोजन प्राप्त होता है वो लगभग रोक हो जाती है, जिससे कि पौधा पूरा धीरे धीरे करके सूख जाता है और हमारी पैदावार भी कम होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी किसान भाइयों को चाहिए कि किसी फफूंदीनाशक जो दवा है उसका स्प्रे कर दें, और जिससे कि ये रोग से रोकथाम की जा सके। इसके बाद जो दूसरा जो खास तौर से दिखाई देता है, एक रस्ट के लक्षण भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, जिसको पीला रतुआ के नाम से जाते हैं। मसूर की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है रतुआ रोग। इस रोग की वजह से पत्तियों की निचली सतह पर पीले जीवाणु बन जाते हैं। बाद में पत्ती की दोनों सतहों, तने एवं फलियों पर भूरे जीवाणु बन जाते हैं और पूरी पत्ती सूख जाती है। तो कैसे करें इस रोग का नियंत्रण? तो कहीं इस तरीके के लक्षण आते हैं तो किसान भाइयों को कार्बेंडाजिम का एक स्प्रे कर दें, जिसमें कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के स्प्रे कर दें, जिससे कि पीला रतुआ है उसकी भी रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों ये तो 2-3 जो रोग थे मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद आप कीड़े की बात करें, जो हमारी दलहनी फसल है ये मसूर की है, इसमें जो पहले जो समस्या जो कई जगह देखने में आता है कि दीमक की समस्या काफ़ी देखने में आती है। किसान भाइयों, मसूर की फसल में लगने वाले कीटों में से एक है दीमक। ये पौधों की जड़ों को काटता है, जिससे पौधा टूटकर नीचे गिर जाता है।
इस कीट के चलते किसानों को काफी हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? अगर दीमक की कहीं समस्या है तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब पानी एक दे रहे हों या तो उस समय ही आप क्लोरोपायरीफास का एक डिब्बा है उसको नाली के सहारे मुहाने पर एक छेद करके रख दें, जिससे कि बूंद बूंद जो दवा है पानी के माध्यम से खेत में आ जाए और वो फैल करके दीमक को ख़त्म कर दे। तो अगली जो देखते हैं किसान भाइयों, इसमें जो कीट है ख़ास तौर से कभी कभी देखने में आता है कि माहू दिखाई देता, जैसा कि ये आप मौसम देख रहे हैं इस समय, कभी बादल होता है कभी हल्की सी धूप निकलती, तो इस समय खास तौर से माहू की संभावना है कि हो सकता है माहू आ जाए। और माहू के जो लक्षण हैं देखने में आते हैं, ये पौधे और पत्तियों से धीरे धीरे करके रस चूस लेते हैं और पौधा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और पैदावार बहुत कम होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ पर माहू के लक्षण दिखाई देते हैं या कीट ये दिखाई देता है तो आपको मोनोक्रोटोफास दवा 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके एक स्प्रे कर दें, जिससे कि जो माहू है एफिड है उसको ख़त्म किया जा सकता है और हमारी पैदावार को बढ़ा सकें। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे देश एवं प्रदेश के पशुओं में दूध देने की क्षमता विदेशी पशुओं की अपेक्षा कम है और ऐसे में हमें अपने दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाने पर विचार करना होगा, जिसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इस महत्व को समझ करके हरियाणा राज्य के गांव सांभली जिला करनाल के किसान ईश्वर दयाल अपने खेत में बरसीम की खेती करके अपने पशुओं को हरा चारा खिलाने के साथ साथ चारा बेचकर अच्छी आय तो ले ही रहे हैं, आगे चलकर इससे बीज उत्पादन से लेकर के आय में और भी इजाफा कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि बरसीम की खेती उनके लिए कैसे लाभकारी है। मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल सब स्टेशन से बीजों के बारे में ट्रेनिंग ली। वह कृषि विज्ञान केंद्र NDRI करनाल से इसके बारे में अच्छी जानकारी ली और कई सालों से मैं बरसीम का बीज जो है बना रहा हूं। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में बरसीम की खेती कर रहे किसान ईश्वर सिंह के पास 2 एकड़ की जमीन है। वैज्ञानिकों के परामर्श पर हरे चारे यानी कि बरसीम की खेती कर रहे इस किसान की खेती की पैदावार भी काफी हो रही है। अपने पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे के बाद भी इस किसान को अगली फसल उगाने के लिए बीज उपलब्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों की मदद से किसान ईश्वर दयाल बरसीम की BL 42 किस्म का बीज भी बनाते हैं, जिसकी सर्दियों में अच्छी पैदावार होती है। किसान ईश्वर दयाल दिल्ली के पूसा संस्थान द्वारा कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। मैं 2 एकड़ बरसीम बोता हूं। उसकी कई बार कटिंग करने के बाद में जो भी लास्ट की कटिंग है उसके अंदर जो है मैं बीज के लिए रख लेता हूं। इससे मुझे पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा मिलता है। वह गेहूं की फसल से करीब 2 गुनी मात्रा में जो है बीज उत्पादन से मुझे पैसा मिलता है। किसानों को अपनी जमीन पर खेती की विभिन्न फसलों के उत्पादन से अनचाहे खरपतवारों से भी निजात मिल जाती है। ऐसी फसलों को उगाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और लगातार एक फसल लगाने से होने वाली बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। मैं BL 42 का बीज बनाता हूं और क्योंकि इसके अंदर ये क्षमता है, ये सर्दी में जो है बिल्कुल भी दबता नहीं है और लगातार कंटिन्यू हरे चारे की मात्रा जो है किसान भाइयों को उपलब्ध करवाता है। ये करीब 2 क्विंटल के आसपास पर एकड़ हमें प्राप्त हो जाता है, 2 से 2.5 क्विंटल, और इसकी कीमत 250 से 300 रुपए किलो मार्केट में बिकती है।
बरसीम की फसल को उगाने की जानकारी देते हुए किसान ईश्वर दयाल बताते हैं कि 1 एकड़ की जमीन पर फसल उगाने के लिए 8 से 10 किलो का बीज लगता है। खेत की अच्छे से बुआई करने के 6 से 8 घंटे बाद खेत में पानी देने के बाद बीज की बुआई की जाती है। पानी की बचत के लिए किसानों को लेजर लेवलिंग का भी अच्छा फायदा होता है, जिससे फसल को पानी देने में काफी कम मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर 1 कट्टा डीएपी का मैंने डाला है और 1-1.5 कट्टा जो है यूरिया का 2-3 बार में इसको दिया है और इससे पर्याप्त मात्रा में जो चारा मेरे को है मिल रहा है। और अपने पशुओं के अतिरिक्त जो है चारा जो होता है उसको मैं कटिंग के हिसाब से बेच देता हूँ। इसके अंदर जो है करीब करीब हमें जो है मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए पर एकड़ जो है बीज मिल जाता है। दूसरी वैरायटी का अगर कोई पौधा आ जाता है, दूसरे रंग का कोई फूल आ जाता है तो उसको हम निकाल देते हैं। और एक विशेष ध्यान ये रखते हैं कि कम से कम 500 से 800 मीटर तक एक ही वैरायटी होनी चाहिए, दूसरी वैरायटी की बरसीम इसके आसपास नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरी वैरायटी की बरसीम होगी तो पोलिनेशन के द्वारा जो है बीज के अंदर कमी आ जाती है। मार्च के बाद बीज जब बढ़ने की स्टेज आती है तो इसमें जो है सुंडी का प्रभाव होता है और उसको बचाना बहुत जरूरी है। उसमें हमें जो है 1 या 2 स्प्रे जो है सुंडी की दवाई के करने पड़ते हैं, कोरोजन के, और वो 100% सहायक है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कटिंग तो बुआई के बाद जो है करीब करीब 25 से 30 दिन के बाद इसकी कटिंग शुरू हो जाती है और करीब करीब दोबारा फिर 15-20 दिन के बाद जो है कटिंग इसकी चलती रहती है लगातार। और सर्दी का इसकी कटिंग पे कोई प्रभाव नहीं है। 17 अप्रैल के बाद थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर फ्लावरिंग आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हम जो है इसकी छोड़ देते हैं। और लगातार जो है ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि लास्ट जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में न दिया जाए। अगर ज़्यादा मात्रा में थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा हो तो उसको झाड़ दिया जाता है, क्योंकि लास्ट कटिंग के समय अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो इसके अंदर गलेवा आ जाता है। और उसके बाद 1 या 2 स्प्रे कोरोजन का सुंडी से बचाव के लिए करने के बाद लास्ट कटिंग के बाद इसकी थ्रेसिंग की जाती है। हालांकि किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का उत्पादन के लिए किसानों को कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन बरसीम की फसल का उत्पादन किसान बुआई के 25 दिन बाद ही ले सकता है। इसके अलावा बरसीम की फसल की कटिंग के 20 दिन बाद ही फसल दोबारा कटाई के लिए उग जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जौनपुर के कृषक श्याम सुंदर चौरसिया ने। यह सर्दी के मौसम में पान वरेजा की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो श्याम सुंदर चौरसिया जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारे प्रदेश के पान उत्पादक किसान बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से वातावरण में लगातार टेम्परेचर में गिरावट आ रही है। ठंडा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। पान की फसल जाड़े के मौसम में घटते तापक्रम के प्रति अति संवेदनशील होती है। जब वातावरण का तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो पान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पान की पत्तियां शीर्ष भाग की ओर से मुरझाने लगती हैं और तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर पौधे सूखने लगते हैं। तो पान की फसल को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन कौन से प्रबंधन करना है, आइए जानते हैं। और मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से पान फसल को बचाने के लिए कई सावधानी की आवश्यकता है। सबसे आवश्यक है कि बरेजा में का टेम्परेचर नहीं घटे, इसके लिए बरेजा को छत को दीवार को पूरी तरह से कवर कर दें ताकि अंदर का तापक्रम ज़्यादा कम नहीं हो। और नियमित रूप से कम माह में 2 बार सिंचाई जरूरी है। यदि हम सिंचाई करते रहते हैं तो पान फसल में पत्तियों में पानी की मात्रा कम नहीं होती है, जिससे तापक्रम का असर पत्ती पर नहीं पड़ता है। पान फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। पान की अच्छी पैदावार के लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसकी पूर्ति के लिए फसल में जैविक खाद जैसे नीम या सरसों की खली का प्रयोग करना अति उत्तम होता है।
यदि जैविक खाद उपलब्धता कम हो तो रासायनिक उर्वरकों का समय समय पर प्रयोग कर सकते हैं। इन उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर संतुलित मात्रा इस प्रकार है। इन उर्वरकों को जड़ के पास मिट्टी में मिला देना चाहिए ताकि ये सीधे लत्तर से संपर्क में न आए, क्योंकि लत्तर के संपर्क में आने पर पौधा सूखने लगता है। और इस समय खास करके जब पाला के समय आता है तो पाला से बर्फ जब बनता है तो बर्फ से भी फसल को डैमेज होता है और वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया बर्फ बनने की प्रक्रिया में उत्प्रेरण का काम करता है। पान की फसल में इस समय जीवाणु जनित रोग फैलने की संभावना रहती है, जिसमें पर्ण दाग रोग प्रमुख है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों पर काले रंग के पनीले धब्बे पड़ने लगते हैं, जो चारों ओर से पीले रंग से घिरे रहते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर एक बड़े धब्बे बनाते हैं। रोग से ग्रसित पत्तियां जमीन पर गिरकर बेल के तने को भी संक्रमित कर देती हैं, जिससे बेल सूखने लगती है। तो फसल में इनकी रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। इसीलिए इस समय यदि हम पान फसल पर एक छिड़काव ब्लाइटॉक्स 50 का करते हैं, ब्लाइटॉक्स 50 में यदि एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर यदि छिड़काव करते हैं तो बैक्टीरिया द्वारा उत्प्रेरण नहीं हो पाता है, जिससे पाला बर्फ बनने की प्रक्रिया भी नहीं होती है। और इस प्रकार हम पान फसल को हम वातावरण खास करके प्रतिकूल टेम्परेचर गिरते हुए तापक्रम और पाला के डैमेज से हम फसल को बचा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर से बुआई वाली सरसों की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। पत्ता गोभी की खेती से अच्छी आय ले रहे सफल किसान से मुलाकात। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।